हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, विच इज़ ऑफ कोर्स रिटन बाय एन फ्रैंक, क्योंकि उसी के लिखी हुई डायरी में से यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है। लेकिन वो एक्सट्रैक्ट हम पढ़े उससे पहले इसका जो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है, मतलब कि बिफोर यू रीड वाला पोर्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and very informative as well at the same time. So let us read it first, then we will jump into the chapter. Okay, let's see. Anneliese Mary Frank और एन फ्रैंक, मतलब कि एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या है बेटा? एनालिस मैरी फ्रैंक, born 12th June 1929 February और and died March 1940 February or March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एम्स्टरडम जो है बेटा वो नेदरलैंड्स की कैपिटल है। वहाँ पर एन फ्रैंक अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ छुप गई थी, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन लोगों ने नेदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू द नेदरलैंड्स। तो ये लोग जो है बेटा, मतलब कि एन फ्रैंक और उसकी फैमिली, वो सब मतलब मानो ट्रैप हो गए थे। क्यों? क्योंकि पहले तो नाजी ऑक्यूपेशन सिर्फ जर्मनी तक था, अब नेदरलैंड्स तक वो एक्सटेंड हो चुका था और ये लोग नेदरलैंड्स में ही छुपे हुए थे। नाजी मतलब हिटलर, और उसकी सेना जो थी उसे नाजी कहा जाता है। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जुलाई 1942 में पूरी फैमिली कहाँ पर छुप गई? ओटो फ्रैंक, मतलब कि एन फ्रैंक के जो पिता है उसकी ऑफिस के बिल्डिंग के रूम्स में छुप गई। बेटा उस वक्त जो हिटलर है वो जूइश को पकड़ पकड़ कर मार रहा था। इतनी गंदी तरीके से मारता था कि उसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रखे थे, जहाँ पर ले जाकर मतलब मास एग्जीक्यूशन, बड़ी बड़ी तादादों में लोगों को मार दिया जाता था। गैस के मतलब ऐसे शेड जैसा बना रहता था, उसमें सब लोगों को डाल देते थे और वहाँ से गैस लीक की जाती थी। इस तरह से इतनी बेरहमी से हिटलर ने, मतलब उसको जूइश के प्रति इतनी नफरत थी कि वो जूइश लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहता था पूरी दुनिया से। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus. Typhus is again one type of fever. In Bergen-Belsen. Bergen-Belsen एक जगह जहाँ पर concentration camp थे इन जूइश लोगों के लिए, उसका नाम है, ठीक है। Within days of her sister Margot Frank, उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक भी इसी वजह से मरी थी, और उसके थोड़े ही दिनों बाद एन फ्रैंक भी इसी वजह से मर गई। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war was ended to find that her diary had been saved. उसके पिताजी जो अकेले ही पूरे ग्रुप में जिंदा बचे, मतलब बाकी सबके 100 लोग मारे गए, वो एम्स्टरडम गए फिर से वॉर ख़त्म होने के बाद उस डायरी को ढूंढने के लिए जिसे एन ने लिखा था। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. मतलब इस डायरी का एक्चुअल नाम क्या है बेटा? The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday
and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बनी है, ठीक है. There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Nazi occupation के अंदर उसका रोजिंदा जीवन कैसा था वो सब इस डायरी में एन ने बखूबी लिखा है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. ये जो महामारी प्रलय, होलोकॉस्ट मतलब क्या बेटा, महामारी, प्रलय ये मतलब जब ऐसा गंदा कुछ वाकया होता है. वर्ल्ड वॉर 2 वॉज वेरी डिजास्ट्रस इवेंट. एज फार एज आई नो वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे बेटा. कैन यू इमेजिन, मोर देन 3 करोड़ पीपल. So definitely it was an inhuman event happened in the history, modern history I would say. तो यहाँ पर ये बेसिकली पूरा आपको इंट्रो दे रखा है इस चीज़ को समझने के लिए. चैप्टर के अंदर काफ़ी खुशनुमा बातें ही दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें लिखी है. वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें पता चलता जाएगा. तो चलिए अब मेन चैप्टर को शुरू करते हैं. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. एन कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए काफ़ी ही एक अजीब सा अनुभव है. ऐसा नहीं है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी पहले डायरी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 13 साल की लड़की की ज़िंदगी की कहानियाँ या किस्से सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा. ओ वेल, इट डजंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग. मुझे लिखने की इच्छा हो रही है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. मेरे दिल में जो बोझ सा बन चुका चीज़ें हैं उसे कहीं तो उतारना पड़ेगा. हम सब अपने दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोझ लेकर चलते ही हैं. अब चाहे तो हम इस किसी इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन एन ने किसी इंसान के साथ शेयर करने की बजाय अपनी डायरी के साथ इस चीज़ों को शेयर करना ज़्यादा वायबल समझा. पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल. बहुत ही बढ़िया लाइन कि कागज़ के टुकड़े में एक इंसान से ज़्यादा सब्र होता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मुझे इस कहावत के बारे में उस दिन याद आया जब मैं काफ़ी हताश अनुभव कर रही थी मेरे घर के अंदर. मेरे हाथ जो है मैंने अपने गालों पर रखे हुए थे. मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी और मेरे पास कुछ करने के लिए ना तो एनर्जी थी ना मुझे कुछ करने की इच्छा हो रही थी. और मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए कि घर में ही रहना चाहिए. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. एन क्या कहती है कि मैं वैसे भी इस बुक को किसी को रीड करने के लिए तो देने नहीं वाली. हाँ, अगर कोई मेरा सच्चा और पक्का दोस्त बनता है तो शायद मैं इस चीज़ को जिसे डायरी कहते हैं उसे शायद रीड करने के लिए उस पक्के दोस्त को दे दूँ. मतलब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि एन का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था बेटा. ठीक है, वो सारा कुछ जो अपने दिल और दिमाग में था वो इस डायरी में ही लिखती थी. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि एन के लिए पक्का दोस्त होना या डायरी होना दोनों ही सेम है. क्योंकि दोस्त पक्का जब होता है, सच्चा दोस्त होता है, तो वो हमारे सारे ही सीक्रेट्स जो है वो अपने पास वैसे ही संजोए हुए रहता है जैसे एक डायरी रखती है.
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब इसी बातें करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि फाइनली मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि मुझे डायरी लिखने का विचार क्यों आया, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त है ही नहीं. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मेरे अच्छे माँ बाप हैं, मेरी 16 साल की बड़ी बहन है, और तकरीबन ऐसे 30 लोग हैं जिसे मैं अपना फ्रेंड कह सकूं. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, except my one true friend. एक सच्चा दोस्त नहीं है. All I think about when I'm with friends is having a good time. जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मुझे बस ऐसा ही लगता है कि मैं उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताऊँ बस. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं उनके साथ कुछ स्पेशल बातें नहीं कर पाती, बस ऑर्डिनरी रोज़मर्रा जो बातें होती है वही उनसे मैं शेयर करती हूँ. We don't seem to able to get any closer and that's the problem. मैं अपने दिल की बात उन दोस्तों से नहीं कह पाती हूँ, and वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझे. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताते हैं, ये शायद मेरी ही दिक्कत है. In case that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. और वो लोग अपने आप को चेंज करें ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, और कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down facts in this diary the way most people would do. मैं सिर्फ ऐसे फैक्ट्स लिख देना नहीं चाहती अपनी डायरी में जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं. But I want the diary to be my friend. मैं तो अपनी इस डायरी को अपनी दोस्त बनाकर रखना चाहती हूँ. And I am going to call this friend Kitty. और मैं इस दोस्त का नाम क्या रखूँगी? किटी. मतलब एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था बेटा? किटी. ठीक है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. फिर कोई भी बंदा जो है वो मेरी डायरी में सीधा फैक्ट्स जानने की इच्छा नहीं रखेगा, इसीलिए शायद मैं थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी यहाँ लिखना चाहूँगी. वैसे ये चीज़ करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मतलब जो एन है, एन के पापा की शादी 36 साल की उम्र में हुई थी और तब उसकी माँ की उम्र 25 साल की थी. मतलब कि हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस जो है वो 11 years का था. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. मतलब मार्गोट जो है वो एन से 3 साल बड़ी थी. I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल की थी, तब तक वहाँ पर रही. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Ashen to stay with our grandmother. माँ उसके बाद गई, हम दोनों को अपनी दादी के पास भेज दिया गया. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर. मार्गोट भी आखिर में दिसंबर में चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी. और मैं कब गई? फेब्रुआरी में, व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मुझे ऐसा सरप्राइज़ वहाँ पर ले जाया गया था ताकि मार्गोट के बर्थडे पर सरप्राइज़ दिया जा सके. तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ हमें और पता चली
कि मार्गोट का जन्मदिन फरवरी में आता था। ऊपर देखो 1926 दिया था सिर्फ, यहाँ पर फरवरी दिया, तो फरवरी 1926 में मार्गोट का बर्थडे आता था। डेट नहीं दी है, जस्ट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिनट डिटेल पर ध्यान रखना है तो ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. form का मतलब form यहाँ पर स्टैंडर्ड के लिए यूज़ किया गया है। क्लास स्टैंडर्ड, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जैसे आप सब अभी क्लास 10th में हैं, लाइकवाइज यहाँ पर क्लास 1. In the 6th form my teacher was Mrs. Kypros, the head mistress. 6th स्टैंडर्ड तक उसकी टीचर कौन थी? मिसेस क्यूप्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। दोनों टीचर और स्टूडेंट जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो दोनों की ही आंखों में आंसू थे। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ही ऐसा होता है बेटा, एक इमोशनल अटैचमेंट आ ही जाता है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। दादी माँ का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया और उनका ऑपरेशन करना पड़ा 41 में, तो मेरा जो बर्थडे था वो एकदम सादगी से मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। जनवरी 1942 में दादी की मौत हुई। कोई नहीं जानता मैं अपनी दादी को कितना प्यार करती हूँ और आज भी उन्हें कितना याद करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my डायरी। अब तक एन ने सिर्फ बैकग्राउंड ही दिया बेटा, अब डायरी एंट्री की शुरुआत 20 जून से, आज से शुरू हो रही है। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। मतलब क्वेकिंग इन बूट मतलब क्या बेटा? डर के मारे कांपना। तो पूरा क्लास डर के मारे कांप रहा है, नर्वस हो रहा है। क्यों? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब ये नर्वसनेस की वजह ये है कि कुछ ही दिनों में टीचर्स जो है वो मीटिंग करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा बच्चा आगे के फॉर्म मतलब आगे के स्टैंडर्ड में जाएगा और कौन सा बच्चा फेल होकर इसी स्टैंडर्ड में रह जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधे से ज़्यादा क्लास तो इस चीज़ को लेकर शर्त लगा रहा है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques. अब GN यहाँ पर नाम है, ठीक है? तो N क्या कहती कि मैं और GN जो है वो हमारे पीछे बैठे हुए दो पागल लड़कों पर हंस रहे हैं जिनका नाम है CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bed. जिन्होंने अपनी हॉलीडे की बचाई हुई सारी ही बचत को इस शर्त पर लगा दिया है। For morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. सुबह से लेकर रात तक बस यही चर्चा चलती है कि तू पास हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं होऊंगा। अरे तू हो जाएगा। अरे तू नहीं होगा। Even G's pleading glances and my angry outburst can't keep them down. जी की देखती हुई नजरें और मेरी गुस्से भरी नजरें भी उन्हें शांत नहीं कर पाई। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अगर आप मुझसे पूछें तो 25% क्लास तो ऐसा है जिन्हें फेल कर देना चाहिए। But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. लेकिन टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपनी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे बारे में कुछ खास चिंता नहीं है। वी विल मेक इट। हम तो पास हो ही जाने हैं।
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ और वो है मैथ्स। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर बच्चे आज भी श्योर नहीं ही होते हैं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं इंतज़ार के अलावा। Until then we keep telling each other not to lose heart। तब तक हम एक दूसरे को ऐसे दिलासा दे रहे हैं कि भाई तू हार मत मान, तू निराश मत हो। I get along pretty well with all my teachers। वैसे तो ज़्यादातर टीचर्स के साथ मेरी सबसे पटती है। There are 9 of them। टोटल कितने टीचर्स है बेटा? इनके 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women, जिसमें से 7 men हैं और 2 women हैं। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। हमारे मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, वो काफ़ी वक्त से मेरे से चिढ़े हुए हैं। और उनकी इस चिड़ाहट का वजह क्या है? क्योंकि मैं क्लास के दौरान काफ़ी बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। पहले तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी वार्निंग्स दी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और ऐसे दिया, और सब्जेक्ट क्या दिया ऐसे का? अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी बॉक्स, जो हमेशा बात करता रहता हो वो। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में बाद में सोच लेंगे। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने सिर्फ टाइटल लिख लिया और बुक को फिर से अपने बैग में डाल दिया और शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम को मैंने सारा होमवर्क जब ख़त्म कर लिया, तब ये एक्स्ट्रा होमवर्क पर मेरी नज़र पड़ी। आई बेगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। ऐसा हर स्टूडेंट करता है बेटा, ये स्टूडेंट का ट्रेट है, वो करता ही करता है, वो पेन का टिप चबाना, मज़ा आता है उसमें। तो एन भी ऐसा करते करते सोच रही थी कि आखिर मैं चैटर बॉक्स के ऊपर लिखूँ तो क्या लिखूँ? Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। एन क्या सोच रही है कि भाई कोई भी चाहे तो बड़ी बड़ी अक्षरों में, शब्दों में लिखकर और बीच में काफ़ी जगह छोड़कर एक ऐसा ऐसे लिख सकता है। लेकिन एन का आइडिया ऐसा था कि ऐसे तो लिखना है, लेकिन ऐसे में कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देनी है कि भाई बातें करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और अचानक से मुझे एक आइडिया मिल गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस भर डाले पूरे के पूरे इस ऐसे के ऊपर। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने आर्ग्यूमेंट रखी कि भाई जो बात करना है वो स्टूडेंट का क्वालिटी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे हो सके उतना कंट्रोल भी करूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more। लेकिन मैं कभी भी इस आदत को बिल्कुल ही बंद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो भी काफ़ी बातूनी थी। and that there is not much you can do about inherited traits। और जो आपको चीज़ें मतलब अपने माँ बाप से मिलती हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर मिस्टर कीजिंग भी काफ़ी हंस पड़े। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन जैसे ही दूसरे लेक्चर में मैंने फिर से बात करने की शुरुआत की, उन्होंने फिर से मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब फिर से एक ऐसा दे दिया कि भाई एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनकरेजेबल मतलब समथिंग ऑफ अ बैड क्वालिटी। यहाँ से बेटा आपको बारी बारी से क्वेश्चन आते हैं कि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया था ऐसे का, सेकंड सब्जेक्ट क्या दिया था, थर्ड सब्जेक्ट क्या दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। मैंने फिर से ऐसे लिख कर दे दिया और 2 लेक्चर्स तक मिस्टर कीजिंग ने कोई कंप्लेन नहीं की।
However, during the third lesson he had finally had enough. तीसरा लेक्चर आते आते उनका पारा अब खिसक चुका था. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तीसरा सब्जेक्ट क्या दिया? क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. फिर से ये क्वैक क्वैक को बतख की तरह. तो ये तीसरी बार दिया था बेटा, ठीक है. द क्लास रोर्ड. आई हैड टू लाफ टू. ये सुनते ही पूरा क्लास जो है वो हंस पड़ा और मैं भी हंस पड़ी. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. अब मेरे पास ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं था इस टॉपिक को लेकर लिखने के लिए. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब मुझे कुछ और नया करने की कोशिश करनी थी. माई फ्रेंड सैन, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. मेरी फ्रेंड जिसका नाम सैन था, जो कि पोएट्री में काफ़ी अच्छी थी, उसने मुझसे कहा कि हम ये ऐसे जो है शुरुआत से लेकर अंत तक एक वर्स यानी कि पोएम की तरह लिखते हैं. और ये सुनते ही मैं काफ़ी खुश हो गई. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. मिस्टर कीजिंग मुझे ऐसा अजीबो गरीब सब्जेक्ट देकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि मैं उल्टा उनके ऊपर मजाक बना दूंगी. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. मतलब यहाँ पर फादर किसको बता दिया गया? मिस्टर कीजिंग को. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे. लेकिन मिस्टर कीजिंग ने इसे जोक की तरह ही लिया. ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स. उन्होंने पूरा पोएम क्लास के सामने पढ़ा, अपना खुद का कॉमेंट्स भी उसमें ऐड किए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक and haven't been assigned any extra homework. तब से लेकर आज तक मुझे बात करने की इजाज़त मिल गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी अब नहीं दिया जाता. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. बल्कि मिस्टर कीजिंग अब जो है वो जोक करते हैं, जबकि मैथ्स के टीचर इतना जोक नहीं करते हैं. तो मिस्टर कीजिंग जो है वो वैसे स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बोल सकते बेटा, उनको डिसिप्लिन काफ़ी पसंद थी, इसीलिए शायद वो एन को इस तरह का एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. तो ये था योर्स एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्शन. थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और ये महज एक एक्सट्रैक्ट है. हाँ बेटा, वरना एन फ्रैंक की पूरी डायरी में आपको वर्ल्ड वॉर 2 के रिगार्डिंग काफ़ी सारे एक्सपीरियंस उसने जो पर्सनली झेले थे वो सब उसने उसमें लिख रखा है. यहाँ पर तो सिर्फ ये एक हैप्पी बोलेंगे ना तो किस्सा दे रखा है और कुछ नहीं है. सो विद दिस सेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर स्टैंड्स ओवर. आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और अगर आपके कुछ सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स हैं तो उसे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं. और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए have a nice day. Do take care of your good self. Bye bye and thank you.